गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का सुहाना आर्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को रीता प्रताप की बुक से एक चित्रकार के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ और मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ गगनेंद्र नाथ ठाकुर टैगोर, जिनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। आज हम उनके जीवन परिचय एवं जन्म, प्रभाव, चित्रण कार्य के बारे में जानेंगे एवं उनके पूरे जीवन को विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और ये है गगनेंद्र नाथ जी की क्या है, यह है पिक्चर, जिन आप देख लीजिए इन्हें अच्छे से। यह कौन है? यह है गगनेंद्र नाथ टैगोर। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और यह भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला के इतिहास की डॉक्टर रीता प्रताप की बुक है, जहाँ से मैं आप सभी को अच्छे अच्छे कंटेंट्स के बारे में पढ़ाती हूँ, अच्छे अच्छे चित्रकारों के बारे में। यह बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सभी तैयारी करने वाले बच्चे जो है इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है गगनेंद्र नाथ टैगोर, जिनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1838 ईस्वी में। तो आइए पहले अब हम इनका क्या पढ़ लेते हैं, जन्म एवं परिचय। तो इनका जन्म जो है 1867 ईस्वी में हुआ था। इस महान चित्रकार का जन्म सन 1867 ईस्वी में हुआ। इनके पिता कौन थे? गुणेंद्र नाथ और रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई जो कि थे। तो इनके पिता गुणेंद्र नाथ थे और गुणेंद्र नाथ कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। गगनेंद्र नाथ पेशावर चित्रकार नहीं थे। उन्होंने किसी कला विद्यालय से कोई शिक्षा नहीं पाई थी। उनकी चित्रकला स्वतः सुखाए होती थी। वे बिना पूर्व निश्चित धारणाओं व नियंत्रण के चित्रकारी करते थे। बहुत सारे चित्रकार ऐसे होते हैं कि उनकी एक धारणा होती है और वह एक नियंत्रण से कि उन्हें किस पर चित्रकारी करनी है, किस पर नहीं चित्रकारी करनी, उन सभी को ध्यान में रखकर वो चित्रकारी किया करते थे। लेकिन गगनेंद्र नाथ टैगोर ऐसे नहीं थे। वो जो है किसी नियंत्रण में या पूर्व निश्चित धारणाओं से चित्रकारी नहीं किया करते थे। 38 वर्ष की आयु होने पर उन्होंने चित्रकला का कार्य प्रारंभ किया। तो आप कह सकते हैं 38 वर्ष जब कि वो हो गए तब उन्होंने क्या किया, चित्रकारी का काम अपना शुरू कर दिया था। अब हम उनके प्रभावों को देख सकते हैं कि हमारा अगला टॉपिक है उनका प्रभाव कैसा था जब वह बाल्यकाल में थे। तो बाल्यकाल से ही गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने अपने परिवार में बुद्धिजीवी पुरुषों को देखा था। प्रख्यात लेखक, दार्शनिक, नाटककार, अभिनेता एवं संगीत, साथ ही राजपूत मुगल शैली की चित्रकारी का जो संग्रह उनके पास था, फलस्वरूप उनकी संरचना भी इस ओर सैन्य पनपी। तो बचपन से ही जिस परिवार में गगनेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, उनके परिवार में बुद्धिजीवी पुरुषों को ही उन्होंने देखा था। उसमें से कुछ प्रख्यात लेखक थे, दार्शनिक, नाटककार, अभिनेता भी थे और इसी की वजह से जो है उनके जो जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वह चित्रकारी की ओर सैन्य जो है बढ़ते गए। इस शताब्दी के प्रारंभ में दो जापानी चित्रकार, एक कौन थे? ताइकान व हिसंदा। तो दो जापानी चित्रकार, एक थे ताइकान और एक हिसंदा, टैगोर परिवार से मिलने आए। अवनींद्रनाथ तथा गगनेंद्रनाथ ने उनकी तकनीकी विधियों में अधिक रुचि दिखाई। तो जिसमें से अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने आपको इनके बारे में पढ़ा दिया है, इनके जीवन परिचय के बारे में। और गगनेंद्रनाथ जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों लोगों ने उनकी जो टेक्नोलॉजिकल विधियाँ थी उसमें अपनी रुचि दिखाई। जापानी चित्रकार का नाम क्या था? ताइकान और हिसंदा। उनके द्वारा बनाए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो जो भी वह प्राकृतिक जो चित्र बनाया करते थे उस पर उनका क्या था, उस पर जापानी जो प्रभाव है वो जो है बिल्कुल जो है दृष्टिगोचर होता है। क्या चित्र पर उनके जापानी प्रभाव दिखाई देता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब उनके कुछ चित्रण कार्यों के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने चित्र कैसे कैसे बनाए। चित्रण कार्य, गगनेंद्र नाथ के चित्रण कार्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो उनके चित्रण कार्य है उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें 5 भागों में बांटना होगा और उनको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा कि उन्होंने कैसे अपने चित्रण कार्य को प्रारंभ किया और जो प्राकृतिक उनका जो कभी वो चित्र बनाया करते थे तो उस पर किसका, जापान का प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता था, क्योंकि वह उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे जब वो दोनों क्या जापानी कलाकारों से मिले थे। तो आइए अब हम अपने प्रथम भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शैन हम उनके प्रथम भाग पर आते हैं।
प्रथम भाग ये था कि पहले भाग में उनकी आरंभिक कृतियों को लेते हैं। जैसे पहले भाग में उनकी जो प्रथम शुरुआत में जो वो कृतियाँ बनाया करते हैं उनको उनके बारे में जान लेते हैं। परियों की कहानी या रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधी विषय, यह सभी उनकी आरंभिक कृतियां हैं। यूँ तो गगनेंद्र नाथ के अनेक चित्र अवनींद्र नाथ के चित्रों के समान थे। जो चित्र वो बनाया करते थे उनके ज़्यादातर चित्र किससे, अवनींद्र नाथ के चित्रों के क्या थे, समान थे। अन्य चित्र उनसे बिल्कुल भिन्न थे। अर्जुन व चित्रांगदा के रोमांसपूर्ण चित्र में नायक नायिका कठिन परीक्षा के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। उनके पीछे अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से लाल बादलों एवं हिमाच्छादित पर्वतों की पृष्ठभूमि में नायिका का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ गया है। तो अर्जुन एवं चित्रकांता जो उन्होंने जो है कृति बनाई थी, यह उसके बारे में है कि कैसे रोमांसपूर्ण चित्र में एक नायक है और एक नायिका है जो एक कठिन परीक्षा के बाद अपने जीवन के एक पहाड़ के ऊपर जाकर खड़े हैं और उसके पीछे एक अस्त होते हुए सूर्य की किरणों को दिखाया गया है जो कि लाल बादलों में जाकर हिमांकित होती हैं। और जो नायिका का सौंदर्य है, जो सुंदरतापन है, उसकी वजह से सूर्य के अस्त होते हुए लाल किरणों की वजह से उसका नायिका का सौंदर्य 1000 गुना क्या है, बढ़ गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूर क्षितिज में हिमाच्छादित पर्वतों से काल्पनिक कविता से मिलने वाला चित्र माया कानन है। चित्र की अग्रभूमि में गहरे नीले रंग का जलाशय है जिसमें लाल कमल खिले हुए हैं। इसके पीछे पुष्पाच्छादित उद्यान। यहाँ पर 2 परियां झीने वस्त्र व मुकुट पहने हैं। ये चित्र सन 1907 ईस्वी के बाद के हैं जो उन्होंने ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट, कहा ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट से संबंध रहकर क्या बनाए थे। सन 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला तैयार की थी, वह भी इसी श्रेणी की है। तो यहाँ एक माया कानन जो कि इनके द्वारा बनाई गई एक चित्र है जिसमें गहरे नीले रंग का एक जलाशय है, पानी है और लाल कमल उसमें खिल रहा है और उसके पीछे पुष्पों से भरा उद्यान है और जहाँ 2 परियां झीने वस्त्र पहने व मुकुट पहने हुए हैं। यह चित्र इन्होंने कब बनाया था, 1907 ईस्वी में के बाद ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट से संबंध रहकर उस वक्त इन्होंने बनाया था। आइए अब हम अपने 5वें भाग में से द्वितीय भाग की ओर बढ़ते हैं और उनके चित्रण कार्य को द्वितीय भाग में देखते हैं। दूसरे भाग में सन 1916 से 1718 ईस्वी के बीच हम गगनेंद्र नाथ ठाकुर के काले सफ़ेद रेखा चित्र, कैसे काले सफ़ेद रेखा चित्र, छवि चित्र व व्यंग चित्र ले सकते हैं जो उनकी परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक है। तो हम दूसरे भाग में जो कि 1916 से 18 ईस्वी के बीच हम देख सकते हैं कि जो उन्हें चित्र बनाए थे, काले सफ़ेद रेखा चित्र एवं छवि चित्र और व्यंग चित्र, ये तीनों उनके जो धीरे धीरे कला में परिवर्तनशीलता आई, बदलाव आते गए, उसी की रुचि जब उसमें ले रहे थे, ये तीनों क्या है, उसके उदाहरण है, परिचायक है। उनके द्वारा बनाए व्यंग चित्र उस समय की सामाजिक समस्याओं, तत्कालीन शिक्षण पद्धति एवं राजनीतिक परिस्थिति पर आधारित थे जो मनुष्य को अपने आचरण के औचित्य पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते थे। तो जब उस समय वह व्यंग चित्र बनाया करते थे तो वह तत्कालीन जो परिस्थितियाँ समाज में चल रही होती थी उस पर बनाया करते थे, जैसे कि सामाजिक समस्याएं रहा करती थी और तत्कालीन शिक्षा की पद्धति के बारे में व्यंग चित्र बनाया करते थे और वहाँ की पॉलिटिकल राजनीतिक परिस्थिति जिस तरीके से चल रही होती थी उस पर वो व्यंग चित्र बनाया करते थे। और उनके चित्र को देखने के बाद, उनकी कृति को देखने के बाद जो मनुष्य एक बार जरूर जो है पुनर्विचार करने के लिए विवश हो जाया करता था। अब हमारा अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। कानून की शक्ति में तीखी व्यंजना और दिल को भेदने वाला पैनापन है। इनमें से अनेक चित्र लीथों के द्वारा हजारों की संख्या में प्रकाशित हुए। तो जो इनके द्वारा अनेक चित्र जो हजारों की संख्या में लीथों के द्वारा क्या किए, प्रकाशित किए गए। काले सफ़ेद स्याह रेखा चित्रों द्वारा उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों तथा प्रचलित अतिवादी धारणाओं पर करारी चोट की। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में चित्रकारी ही की, बल्कि उन्होंने काले सफ़ेद स्याह रेखा चित्रों से जो समाज में अलग तरह की कुरीतियाँ पनप रही थी, चल रही थी, प्रचलित अतिवादी और जो धारणाएं बनी हुई थी, उस पर हमेशा वह करारी चोट किया करते थे। करारी चोट से मतलब है कि व्यंग चित्र बनाया करते थे और जो उनकी धारणाओं से अलग अपना जो है ओपिनियन रखा करते थे। इसमें उन्होंने छाया प्रकाश, यथार्थ एवं काल्पनिक दोनों का अद्वितीय सम्मिश्रण उपस्थित किया है। तो जो काले सफ़ेद स्याह रेखा चित्रों में इन्होंने छाया प्रकाश, यथार्थ एवं काल्पनिक दोनों का सम्मिश्रण कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने छाया चित्रों की भांति
श्वेत श्याम रंगाकान विधि भी कुछ कृतियां बनाई। कवि टैगोर और सर जेसी बोस के बहुत छवि चित्र अंकित किए। अब आइए अब हम उनके चित्रण के तृतीय भाग को पढ़ते हैं। तीसरे भाग में गगनेंद्र नाथ के उन चित्रों को लिया जा सकता है जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर बनाए। तो तीसरे भाग में हम क्या जो प्रकृति से प्रेरित होकर उन्होंने जितने भी चित्रों को बनाया उनको हम ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रकृति के जितने भी प्राकृतिक चित्र वो बनाया करते थे उनमें हमें जापान की जो है कुछ छाप दिखाई पड़ती है, क्योंकि जापान से जब जो दो चित्रकार टैगोर परिवार से मिलने आए थे तो वह उनकी तकनीकी विधियों से काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। वे तथा अवनींद्र नाथ इस दिशा में अग्रणी माने जाते थे। तो गगनेंद्र नाथ और अवनींद्र नाथ प्राकृतिक चित्रों की दिशा में अग्रणी माने जाते थे। उनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत स्वाभाविक होते थे। जो वह प्राकृतिक चित्रों को बनाते थे तो वह बेहद ही स्वाभाविक और एकदम असली लगते थे, जिसमें कोई भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल ही हुआ करता था, जिसमें वातावरण एवं मौसम मुख्यतः दर्शाया जाता था। तो उनके जो प्राकृतिक चित्रों में जो वातावरण रहा करता था, आसपास का एनवायरनमेंट और जो मौसम रहा करता था उसको मुख्यतः वो दर्शाया किया करते थे। जैसे कि रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, शिक्षक वर्षा में घर को, आदि में चारों ओर के वातावरण का सुंदर चित्रण है। यह दो एग्जाम्पल है कि कैसे वह प्राकृतिक चित्रों में वातावरण और मौसमों को मुख्यतः दर्शाया किया करते थे, जिसमें से पहला है रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, शिक्षक वर्षा में घर को। यह दोनों जो है सुंदर चित्रण हैं। निशा दृश्यों के चित्रण में उन्होंने अनेक स्थलों पर जापानी चित्रकारों को भी मात दी है। तो जो निशा दृश्यों का चित्रण है उसमें अनेक जगहों पर किसको जापानी चित्रकारों को मात दे दी है। आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़ इत्यादि को चित्रित करने में झिलमिल छाया प्रकाश का अनूठा वातावरण प्रस्तुत किया है, जो चीनी रोशनी और असंख्य झाड़ फानुसों की शोभा को फीका कर देता है। या कुछ उनके क्या है या कुछ उनके चित्रकारी हैं, पेंटिंग्स हैं। आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़, यह सभी जो है इनमें उन्होंने झिलमिल छाया प्रकाश का अनूठा वातावरण प्रस्तुत किया है, जो कि असंख्य झाड़ फनुसों की शोभा को भी क्या कर देता है, फीका कर देता है। अब हमारा तृतीय भाग कंप्लीट हो गया है। यह उनका जो है एक पिक्चर है। तो आइए अब हम देखते हैं गगनेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर के द्वारा बनाई गई एक चित्र, या क्या है, प्रतिमा विसर्जन इसका नाम है। क्या नाम है इसका? प्रतिमा विसर्जन इसका नाम है। प्रतिमा विसर्जन इसका नाम है। आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने कितनी प्रमुखता से वातावरण को यहाँ दिखाया है और साथ ही साथ कितने झिलमिल प्रकाशों का प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आइए हम उनके चतुर्थ भाग को पढ़ते हैं, उनके चित्रण कार्य के चतुर्थ भाग। चौथे भाग में हमें अनेक अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं। तो चौथे भाग में हम क्या अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं जो रहस्यमय प्रकाश से युक्त चित्र हैं। तो चौथे भाग में हम ऐसे चित्रों को ले सकते हैं जिसमें वह रहस्यमय प्रकाश से युक्त चित्रों को बनाया करते थे। भारतीय कला में नवीन व मौलिक है। उनके अर्ध अमूर्त चित्रों में स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में शहर नामक कृति सुंदर उदाहरण है। तो अमूर्त चित्रों के यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग और रात्रि में शहर नामक कृति क्या है, इसकी सुंदर उदाहरण है। और जो है रात्रि में शहर, यह देखिए यह पिक्चर है ना, यहाँ पर रात्रि में शहर गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यह कृति उन्होंने ही बनाई थी, गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने। आइए अब हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। अंधकार में भूरे व काले रंगों का प्रयोग। तो आइए पढ़ते हैं। अंधकार में भूरे व काले रंगों का प्रयोग उन्हें और रहस्यमय बना देता है। तो अंधकार में वह किसका प्रयोग किया करते थे? भूरे व काले रंगों का, जिसकी वजह से उनकी कृतियों और चित्रों को और वह क्या रहस्यमय बना दिया करते थे। गगनेंद्र नाथ ने शहरों के अंकन में रेखाएं सघन रूप से दर्शाई हैं, जो एक सहज और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। तो जो शहरों का अंकन कृति है उसमें जो है रेखाओं को उन्होंने अच्छी तरीके से दर्शाया है, जिससे जो है मनमोहक दृश्य एक प्रस्तुत होता है। रेखाओं और रंगों के मेल जोल से जो प्रभाव बनता है वह एक तरह की संप्रभात शालीनता को उजागर करता है। गगनेंद्र नाथ पोर्ट्रेट अंकन में भी सिद्धार्थ थे और उन्होंने काफ़ी संख्या में क्या बनाए, पोर्ट्रेट बनाए, जिसमें स्वयं का पोर्ट्रेट भी शामिल है।
तो वह जो है पोर्ट्रेट अंकन में भी काफ़ी जो है निपुण थे और उन्होंने काफ़ी पोर्ट्रेट भी बनाए हैं, जिसमें उन्होंने स्वयं का क्या है पोर्ट्रेट भी बनाया है। तो यहाँ पर हमारा चौथा भाग समाप्त होता है चित्रणकार का। अब हम उनके लास्ट और अंतिम पंचम भाग उनके चित्रणकार की ओर बढ़ते हैं। पंचम भाग, पांचवें भाग में गगनेंद्र नाथ के घनवादी क्यूबिज्म चित्रों को ले सकते हैं, जिनमें चलायमान गतिशील आकृतियां बनी हैं। तो उनके पांचवें भाग में हम देख सकते हैं कि जो आकृतियां उन्होंने बनाई है वह कैसी है, घनवादी हैं, और जो है जो कि चलायमान गतिशील आकृतियां उन्होंने पांचवें भाग में बनाई हैं। इनमें वे भविष्यवादी असंतुलन व गति दर्शाते हैं। तो इनमें जो गतिशील आकृतियां हैं पांचवें भाग में ये बनाया करते थे, और उसमें क्या करता था, भविष्यवादी असंतुलन व गति को दर्शाते थे। स्टेला क्रेमरिश ने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। किससे की है? पेरिस के कलाकारों से। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल कि किसने जो है गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा स्टेला क्रेमरिश ने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की। उनका कथन है कि घनवाद में क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, वरन एक आंतरिक अनुभव की अशांति व दीप्तिमान भावना के दर्शन होते हैं। तो पांचवें भाग में हम देख सकते हैं कि उन्होंने घनवादी चित्रों को बनाया, और उन्होंने स्टेला क्रेमरिश ने बनाया कि घनवाद चित्रों को बनाते वक्त एक क्रमबद्ध जो स्ट्रक्चरल ढांचा, एक लय में जब हम चित्रों को बनाते जाते वैसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अपने आंतरिक अनुभव जो अंदर के अनुभव की जो हमारी अशांति होती है, मन की अशांति व दीप्तिमान जो हमारी इमोशंस और फीलिंग्स होती है, उसके दर्शन हमें किस में होते हैं? घनवादी चित्रों में होते हैं। उनका कथन है कि पेरिस के कलाकारों ने यदि शीर्षवृत्त एवं अनुप्रस्थ चित्र बनाए तो गगनेंद्र नाथ ने अपने चित्रों में विकर्षण का मौलिक संकेत दिया। तो स्टेला क्रेमरिश ने क्या कहा कि जहां पेरिस के कलाकारों ने शीर्षवृत्त व अनुप्रस्थ चित्र बनाए तो गगनेंद्र नाथ ने विकर्षण के मौलिक का संकेत दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गगनेंद्र नाथ के चित्रों में उपस्थित रहस्यमय कल्पना तथा अनुपम आकर्षण की तुलना पाश्चात्य लेखक एडलर एलन पो की कल्पना से की गई है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट सवाल आपसे बन सकता है, याद रखिएगा कि जो गगनेंद्र नाथ के चित्रों में उपस्थित रहस्यमय कल्पना तथा अनुपम आकर्षण की तुलना किससे? पाश्चात्य लेखक, किससे? वेस्टर्न लेखक एडलर एलन पो, किससे? एडलर एलन पो की कल्पना से की गई है। गगनेंद्र नाथ की कृतियाँ हमको यहाँ प्रेरणा प्रदान करती हैं कि हम कला की समस्याओं पर स्वयं विचार करें और स्वतः ही उनका हल खोज निकालें। आज इनकी कृतियाँ कला जगत के लिए प्रेरक हैं। तो इनकी कृतियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि जो कला से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन पर हम स्वयं अपने विचार करें, खुद से सोचें और स्वतः ही उनका जो है हल खोज निकालें। और जो इनकी कृतियाँ हैं आज संसार भर के लिए क्या है? प्रेरक हैं। तो यहाँ पर चित्रण कार्य का जो है पाँचवां और अंतिम भाग कंप्लीट होता है। और जो है आपका जो है यहाँ पर गगनेंद्र नाथ के जीवन परिचय के बारे में भी मैंने जितना प्रश्न और उनके जन्म और परिचय के बारे में जितना बता सकती थी उतना मैंने बता दिया है। यह गगनेंद्र नाथ टैगोर की कुछ पिक्चर्स हैं जो उन्होंने कृतियाँ बनाई थी, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्राह्मण ऑफ कलयुग। क्या है इसका नाम? इसका नाम है ब्राह्मण ऑफ कलयुग। और ये कब उन्होंने बनाया था? 1917 में। कब? 1917 में उन्होंने यह पोर्ट्रेट यानी यह चित्र और कृति को बनाया था। अब ये हमारा दूसरा पिक्चर है और इसका नाम है सिटी इन द नाइट। यह मैंने आपको दिखाई दिया है रात्रि का विषय, रात्रि का दृश्य, जो कि उन्होंने कब बनाया था? उन्होंने बनाया था 1925 में। कब? 1925 में उन्होंने इस दृश्य को क्या किया था? बनाया था। अब यहाँ पर हमारे गगनेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में, जन्म एवं परिचय के बारे में सभी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, और आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।